खबरें तफसील से। हाथरस केस में सीबीआई की फॉरेंसिक टीम की जांच छानबीन जारी है। टीम में शामिल अफसरान जाए वारदात पर मौजूद हैं। मुतासिरा के भाई के बाद अब वालिदा को भी क्राइम स्पॉट पर ले जाया गया है ताकि वारदात के हवाले से पूरी जानकारी जुटाई जा सके। उधर मुतासिरा के वालिदा की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। इंतजामिया ने एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल एडमिट करवा दिया है उनको। वहीं महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के मामले पर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और वजीर आला उद्धव ठाकरे के बीच जंग छिड़ गई है। दरअसल गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने वजीर आला उद्धव ठाकरे को खत लिखकर उन्हें एहतियाती इकदामात के साथ मजहबी मकामात खोलने पर जोर दिया था। गवर्नर ने मजीद लिखा था कि मजहबी मकामात न खोलने के सिलसिले में क्या आपको इल्हाम हो रहा है या फिर आप अचानक सेक्युलर हो गए हैं। गवर्नर के खत का जवाब देते हुए वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने जिस तरह अचानक लॉकडाउन लागू करना सही नहीं है, इसी तरह अचानक पाबंदी हटा लेना भी ठीक नहीं है। उन्होंने मजीद लिखा कि हाँ, मैं हिंदुत्व पर अमल पैरा हूं, लेकिन आप से इसकी तस्दीक की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में कई मकामात पर बीजेपी की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है मंदिरों को खोलने को लेकर। आगे बढ़ेंगे। शिवसेना लीडर प्रियंका चित्रौदी ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी पर पलटवार किया है। प्रियंका चित्रौदी ने लिखा है कि जिस आइन का हलफ उन्होंने लिया है, अब उसी आइन पर अमल करने में उन्हें परेशानी हो रही है। क्या खत बीजेपी रुकन की हैसियत से उन्होंने लिखा है? क्या सदर जमहूरिया गवर्नर के खत के मवाद और रूह से इत्तेफाक करते हैं? उधर मंदिर को खोलने का मुतालबा करते हुए बीजेपी के कारकुनान शिरडी और सिद्धि विनायक मंदिर के सामने एहतजाज कर रहे हैं। शिरडी में साधु संत मुजाहिरा कर रहे हैं। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में तकरीबन 7 महीनों से मजहबी मकामात बंद हैं। महाराष्ट्र में 6 महीनों से पूरे मंदिर बंद है। कई बार हम मांग कर चुके हैं, राज्यपाल महोदय से मिले, राज्यव्यापी घंटानाद आंदोलन किया, लेकिन महाराष्ट्र की ये गूंगी बहरी अंधी सरकार साधु संतों की संवेदनाएं नहीं समझ रही है। और महाराष्ट्र में दारू चल रही है, बार चल रहे हैं, लेकिन मंदिर बंद है। ऐसा काला चित्र इस काली सरकार ने खड़ा किया है। इसलिए आज पूरे महाराष्ट्र में साधु संतों ने अनशन शुरू किया है। शिरडी में इसका मुख्य केंद्र है और सभी संप्रदायों के प्रमुख संत आज इस मंच पर अनशन को बैठे हैं और उद्धव ठाकरे जी को मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में मंदिर जल्द से जल्द खोले जाए। तो महाराष्ट्र में कई जगह पर बीजेपी का एहतजाज जारी है। उनका मुतालबा है कि मंदिर खोले जाएं। काफी अरसा हो गया है, अब वक्त है कि मंदिरों को खोला जाए। इस मामले पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित राय से। अमित, मंदिर को लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके से सियासत महाराष्ट्र में होती हुई नजर आ रही है। हालांकि गवर्नर ने खत लिखा है और उद्धव ठाकरे ने जवाब भी दिया है कि एकदम से ये फैसला लिया नहीं जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे एक चिट्ठी वॉर इसे कहें तो गलत नहीं होगा कि लगातार जो है इस पत्र को लेकर एक दूसरे पे जो है तीखे हमले किए जा रहे हैं। जिस तरह से जो है राज्यपाल ने लिखा कि आखिरकार मंदिर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं, आप तो हिंदुत्व की बात करते थे, आप तो हिंदुत्ववादी थे, अचानक सेकुलर कैसे बन गए, कोरोना का डर मंदिरों पर क्यों है, अगर बार खुल सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं खुल सकते हैं। उसी के जवाब में राज्यपाल को उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया कि मंदिर खोलने का विचार जारी है, हिंदुत्व प्रमाण पत्र नहीं चाहिए और हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक साथ अनलॉक नहीं कर सकते हैं। अब उसी पे जो है एक और रिएक्शन आया है। जो कांग्रेस की प्रवक्ता है
हैं, उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो राज्यपाल की गरिमा होती है और जो शपथ लेते समय वो संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन अभी उसी संविधान का पालन करने में उन्हें कुछ समस्या हो रही है। और ये जो लेटर ड्राफ्ट किया गया उद्धव ठाकरे के नाम पर का, क्या भाजपा के सदस्य के रूप में इस पत्र का मसौदा तैयार किया गया था? यानी कहीं न कहीं शिवसेना का तीखा वार जो है राज्यपाल पे चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने साफ तौर पे कहा है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की परिभाषा भूल गए हैं। जिस सावरकर को जो है कांग्रेस ने जो अपशब्द कहा, उस पर इनकी चुप्पी आखिरकार क्यों रही? जिस अयोध्या मंदिर को लेकर इन्होंने बार बार बयानबाजी की कि हम अयोध्या के लड़ रहे हैं, बाला साहब ठाकरे लड़ रहे थे, शिव सैनिकों का प्राण मेरा गया ये है। सवाल तो है कि मंदिर खोलने को लेकर क्या इस तरीके की सियासत की जरूरत है? इस तरीके का बड़ी तादाद में एहतजाज करने की जरूरत है? अमित, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरा सवाल? जी, अपना सवाल कृपया दोहराइए। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मंदिर खुलवाने के लिए क्या इतनी बड़ी तादाद में एहतजाज करने की जरूरत है? देखिए, ये सिर्फ राजनीति है। पहले भी जो है इस पर जो है प्रोटेस्ट हो चुका था और राज्यपाल से कई सारे संगठनों ने मुलाकात की। 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने जब जनता संवाद के उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लोग हम पर उंगलियां उठा रहे हैं कि हम धार्मिक संस्थान नहीं खोल रहे हैं, जिस तरह से आंकड़े हैं कोरोना के, जिस तरह से कोरोना का कहर जो है अभी भी जारी है, कल को अगर मैंने अनुमति दे दी खोलने की और कुछ ऊंच नीच हो गई, अब कोरोना का कहर जो है और भी मुसीबत बन गया, तो कल यही लोग जो मुझ पे आज उंगलियां उठा रहे हैं वो फिर से उंगली उठाएंगे कि आपने सीएम होते हुए जो है अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं किया, क्यों आपने मंदिर मस्जिद खोल दिया, क्योंकि वहां पे भीड़ ज्यादा होगी। तो एकाएक पूरा अनलॉक करना जो है वो सही नहीं है। तो इसी को लेकर जो है लगातार राजनीति चल रही है और जो साधु संत है, जो संगठन है, वो और बीजेपी जो है मिलकर जो है इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रही है। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, शिरडी में जो है साईं बाबा के मंदिर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, कई जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, वो प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन साधु संतों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त मुल्क में कोरोना की हालत बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। और हालांकि महाराष्ट्र तो शुरू से ही सरे फहरिस्त रहा है, तो ऐसे में वो लोग क्यों इस तरीके का एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बात मंदिरों की ये कर रहे हैं, लेकिन ना मस्जिद खुली है, ना गुरुद्वारा खुला है, ना ही जो दूसरे जो धार्मिक संस्थान है वो खोले गए हैं। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो है लगातार जो है राजनीति जो है वो नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। वहीं आपने बात कही महाराष्ट्र की, तो कोरोना का कहर जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दिखाई दिया है। अब तक मैं आपको एक अपडेट बता दूं कि राज्य में अब तक कुल मरीजों की संख्या है 15,35,315, जिसमें से कुल मौत हुई है 40,514 और अभी भी एक्टिव मामले हैं 2,12,439। यानी कोरोना का कहर किस तरह से इन आंकड़ों को देखकर ही समझकर ही आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में मंदिरों को, मस्जिदों को, धार्मिक संस्थाओं को, लोकल ट्रेन जिसकी मांग लगातार चल रही है, अगर खोल दिया जाएगा तो शायद ये स्थिति बद से बदतर हो सकती है। इसी बात को उद्धव ठाकरे समझ रहे हैं और इसी के मद्देनजर जो है कई संस्थाओं के मिलने के बाद, मीटिंगों के बाद भी ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से जो है ये धार्मिक संस्थान खोले जाए या लोकल ट्रेनों को खोला जाए। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर सियासत देखी जा रही है, कई मकामात पर एहतजाज किए जा रहे हैं। हालांकि यहां तक कि गवर्नर ने भी उद्धव ठाकरे को खत लिखा है और उद्धव ठाकरे की तरफ से भी जवाब आया है कि एकदम से ये फैसला नहीं लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया है और वो आगे इस पर गौर करेंगे। अमित, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में नुमाया कमी दर्ज की गई है। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के एदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 55,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। इन नए मामलों के साथ ही मुल्क में कोरोना के मुसद्दिका मामले बढ़कर 71,75,881 हो गए हैं। उनमें 8,38,729 एक्टिव मामले हैं, जबकि 62,27,296 अफराद अब तक सेहतियाब हो चुके हैं। जारी करदा एदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 706 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। इसी तरह कोरोना से अब तक 1,09,856 अफराद की मौत हो चुकी है। उधर ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 10,73,014 टेस्ट किए गए हैं। अब तक 8,89,45,107 कोरोना टेस्ट मुल्क भर में किए जा चुके हैं।
वहीं कोरोना के हवाले से पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी बरकरार है। महाराष्ट्र में सूरत हाल थोड़ी तशवीशनाक है। मैं तमाम से अपील करता हूं कि वो लापरवाही ना करें, मास्क पहने और समाजी फासले के ताल्लुक से लापरवाही ना करें। पीएम मोदी ने डॉक्टर बाला साहेब वैखे पाटिल की खुनौश्त की रस्म इजराई के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। महाराष्ट्र के सभी नागरिक भाइयों बहनों से करबद्ध प्रार्थना है कि चेहरे पर मास्क, बार बार हाथ धोना, साफ सफाई रखना, 2 गज की दूरी, इन नियमों में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। हमें हमेशा याद रखना है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमें ये लड़ाई जरूर जीतनी है, जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट के लिए इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। 9 नवंबर को राज्यसभा की 11 सीटों के लिए चुनाव होगा, जिसके लिए नोटिफिकेशन 20 अक्टूबर को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर है। राज्यसभा के 11 अरकान की मियाद 25 नवंबर को खत्म हो रही है। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकिया खैर मकदम है। असेंबली इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों की निगाह मुस्लिम वोटरों पर है। मुस्लिम वोटरों के लिहाज से रियासत में 36 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान फैसला कुन पोजीशन में हैं, जबकि 11 सीटों पर मुस्लिम वोटरों की तादाद तकरीबन 40% है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार असेंबली इंतखाबात में सीट शेयरिंग के साथ ही वोटों के जोड़ और घटाव का काम भी जारी है। मुस्लिम वोटों के हवाले से भी हिकमत अमली बनाई जा रही है। रियासत में मुतअद्दिद असेंबली नशिस्तों पर मुस्लिम वोटर्स फैसला कुन किरदार अदा करते हैं, यानी उनका वोट उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला करता है। ऐसी सूरत हाल में बीजेपी के अलावा तमाम सियासी जमातें या इत्तेहाद मुस्लिम वोट को अपने हक में लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। आरजेडी का माई समीकरण का नारा बरकरार है, लेकिन कभी कभी माई समीकरण यानी मुस्लिम यादव की सफ में दरार भी पड़ती रही है। इस मर्तबा के चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी के इत्तेहाद के आने से मुस्लिम वोटरों को यकजा रखने के लिहाज से अजीम इत्तेहाद के सामने एक बड़ा चैलेंज है। मुस्लिम वोटर के लिहाज से 36 से ज्यादा नशिस्तों पर मुस्लिम वोटर्स फैसला कुन किरदार में हैं। ये नशिस्तें सीमांचल समेत 4 अजला में फैली हैं। हम आपको बता दें कि इन अजला में मुस्लिम वोटर्स 20 से 40% या उससे भी ज्यादा हैं। रियासत में तकरीबन 11 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद 40% के करीब है। जहां तक मुस्लिम आबादी का सवाल है तो 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक बिहार में मुसलमानों की आबादी 16.9% है। लिहाजा बिहार में हर इंतखाबात के दौरान मुस्लिम वोटरों पर तमाम सियासी जमातों की पैनी निगाह रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर रियासत की मुस्लिम तंजीमें भी सरगर्म हो गई हैं। फलाही काम का दावा करने वाली मुस्लिम तंजीमें फिलहाल
सियासी पार्टियों को कुव्वत पहुंचाने के काम में मसरूफ नजर आ रही हैं। साफ तौर से कुछ कहने से मुस्लिम तंजीमों की जानिब से गुरेज किया जा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक पार्टी की हिमायत करने का फैसला हो चुका है। पेश है पटना से महफूज आलम की एक खास रिपोर्ट। असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी गहमा गहमी शबाब पर। सियासी माहौल में मुस्लिम तंजीमें भी हुई सियासी। अंदर ही अंदर जेडीयू की हिमायत करने का किया फैसला। कैमरा के सामने खुलकर कुछ कहने से कर रहे हैं गुरेज, लेकिन नीतीश कुमार के पढ़ रहे हैं कसीदे। अजीम इत्तेहाद की भी उलमा का एक तबका कर रहा है हिमायत। मुस्लिम वोटरों के दरमियान तस्वीर नहीं हो रही है साफ। इसके लिए मुस्लिम तंजीमों की जानिब से चलाई जाएगी मुहिम। कल तक वजीर आला नीतीश कुमार के कामों पर सवाल उठाने वाली मुस्लिम तंजीमें आज वजीर आला की शान में कसीदे पढ़ती नजर आ रही हैं। अकलियतों के मसाइल पर लगातार हुकूमत को निशाना बनाने वाले लोगों की नजर में अकलियतों के लिए सबसे बेहतर काम नीतीश कुमार ने किया है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के नायब सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के मुताबिक इस बार के इंतखाब में मुस्लिम समाज काफी सोच समझकर फैसला करेगा। मौलाना अनीसुर रहमान ने कहा कि नीतीश कुमार का काम काफी अच्छा रहा है। देखिए, जहाँ तक सीटों के देने का है तो आपके इल्म में है कि पार्टियां जो भी हों, वो पार्टी भी जो मुसलमानों का, अक़लियतों का 100% वोट लेने का दावा करती है, उसने भी हिस्सेदारी पूरी नहीं दी है और न अच्छे लोगों को टिकट दिया है। इसकी वजह से अक़लियतों में अंदर से काफ़ी गम और गुस्सा है। देखिए, जहाँ तक के अच्छे किरदार वाले लोग हैं उनकी हिमायत की जाएगी, और चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। और हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार में अच्छे लोग चुनकर आवें, मुंतखब होकर आवें, जिन्होंने पार्टी के लिए सिर्फ अपने मफाद के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए काम किया हो। और हम आवाम से भी कहेंगे कि बहुत सोच समझ कर दें। मौजूदा वज़ीर आला ने बिहार को जो तरक्की दी है वो बहरहाल काबिल कदर है, और अब रह गई बात मुस्तकबिल की, तो ये तो सारे वोटर फैसला करेंगे। दूसरी जानिब आलम दीन और दरियापुर मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना आलम कासमी के मुताबिक इंतखाब में फैसला लोगों को करना है कि वो किस उम्मीदवार और किस पार्टी को इख्तिदार की कुर्सी सौंपते हैं। लेकिन बात अगर तरक्याती कामों की हो तो वजीर आला नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं है। आलम कासमी ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में बिहार की आवाम अपनी बेदारी का सबूत पेश करेंगे। बहैसियत वज़ीर आला मजमूई तौर पे तो उनका काम अच्छा रहा है, और उन्होंने बहुत ही तवाज़ुन के साथ, बहुत बैलेंस के साथ उन्होंने हुकूमत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आइंदा इस सूरत हाल में वो वज़ीर आला बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, इस एतबार से भी लोगों को थोड़ा तशवीश है कि उनकी हिमायत के बाद वो इस लायक हों कि वो वज़ीर आला रहें, तो क्या पोजीशन रहती है, तो उमूमी रुझान के बाद ही हम लोग कुछ नतीजे तक पहुँच सकते हैं। वाज़ेह है कि बिहार में तकरीबन 17% आबादी अक़लियती वोटरों की है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियों की नज़र मुस्लिम वोटों पर है और मुस्लिम तंजीमों की नज़र वोटरों के रद्द अमल पर है। 2 दिन कबल मुस्लिम तंजीमों के एक वफ्द से वजीर आला ने मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि वजीर आला से मुलाकात के बाद मिल्ली तंजीमों के लोग इंतखाबात में सियासी पार्टियों को फायदा पहुँचाने की कोशिश में जुट गए हैं। उधर कुल हिंद अइम्मा मसाजिद बिहार ने ऐलान किया है कि उनके लोग अजीम इत्तेहाद को हिमायत करेंगे। हमारे तंजीम जो है कुल हिंद मसाजिद जो है महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि अवाम बदलाव चाह रही है। 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार बज़ाहिर तो अच्छा आदमी है, लेकिन उनका जो गठबंधन बीजेपी से है तो सही नहीं है, और वो उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। जैसे उर्दू का मामला जो है उन्होंने जो है ख़त्म कर दिया स्कूल से, और जो आहिस्ता आहिस्ता जो मुसलमानों के जो हकूक़ होना चाहिए उसको पामाल करते जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने महागठबंधन को सपोर्ट करने जा रहे हैं, और इसको मौका देना चाहिए एक दफ़ा, इसलिए कि बार बार जो है इनकी हुकूमत अवाम बदलाव चाहती है। इशारा साफ है कि मुसलमानों का वोट तकसीम होगा। सूबे में हर इलाके का वोट पैटर्न अलग अलग है।
कहीं इलाके के बुनियादी मसाइल पर लोग उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं तो कहीं मुस्लिम तंजीमों की अपील के बाद मखसूस पार्टी या उम्मीदवार को वोट डालने का फैसला करते हैं। देखना अहम होगा कि मुस्लिम तंजीमों का वोटरों पर कितना असर पड़ता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। तेलंगाना से बड़ी खबर, जीएचएमसी तरमीमी बिल 2020 को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें, तेलंगाना असेंबली का इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें जीएचएमसी तरमीमी बिल 2020 को मंजूरी दे दी गई है। खवातीन के लिए 50% रिजर्वेशन की राह हमवार हो गई है। इस बिल की मंजूरी के बाद हैदराबाद को सरसब्जो शादाब बनाने के लिए 10% बजट भी मुख्तस हो गया है। बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, तेलंगाना से यह खबर है। जीएचएमसी तरमीमी बिल 2020 को तेलंगाना असेंबली के इजलास में मंजूरी दे दी गई है और इस बिल के साथ खवातीन के लिए 50% रिजर्वेशन की राह हमवार हो गई है। हैदराबाद को सरसब्जो शादाब बनाने के लिए 10% बजट भी मुख्तस हो गया है। तो आपको बता दें, तेलंगाना से ये बड़ी खबर आ रही है। जीएचएमसी तरमीमी बिल 2020 को मंजूरी दे दी गई है। तेलंगाना असेंबली ने इस बिल को मंजूरी दी है। खवातीन के लिए 50% रिजर्वेशन की राह हमवार हो गई है और इसके साथ साथ हैदराबाद को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए 10% बजट भी मुख्तस हो गया है। चलिए इसी के हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान से, जो इस वक्त हैदराबाद में मौजूद है। अनीस, जीएचएमसी तरमीमी बिल 2020 को मंजूरी मिल गई है। जी देखिए, गुज़िश्ता जीएचएमसी इलेक्शंस में भी यहाँ पर जो है 50% जो सीट्स हैं वो खवातीन के लिए मुख्तस किए गए थे, लेकिन वो बाज़ाब्ता जीएचएमसी के एक्ट में नहीं था। वो जो पंचायत बिल था रियासत तेलंगाना का, उसकी मदद से जो है वो 50% सीट दिए गए थे। लेकिन इस बार हुकूमत ने यह तय किया है कि बाज़ाब्ता जीएचएमसी जो एक्ट है उसका जो उसमें ये इसको जो है अमेंडमेंट किया जाए और इसको इसमें शामिल किया जाए। तो ये एक अभी जो है ये एक्ट की सूरत में आ गया है और अगले जो इलेक्शंस होंगे उसमें भी 50% जो सीट्स हैं वो खवातीन के लिए मुख्तस किए जाएंगे। और दूसरी बात, जो ग्रीन बेल्ट के लिए 10% जो बजट मंजूर किया गया है उसको भी जो है वो अब सख्ती से लागू किया जाएगा। और जो कॉरपोरेटर्स हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो अपने अपने इलाकों में जो है वो ग्रीन बेल्ट को बनाने में जो है अपना रूल अदा करें। खासतौर पर 10% जो बजट है वो बहुत ज्यादा होता है, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो हैं वो अपने इलाकों में जो है शजरकारी की मुहिम में हिस्सा लेते हुए यकीनी बनाएं कि वहाँ पर दरख्त लगाए जाएं। और इसके साथ जो वार्ड कमेटीज हैं उसमें भी खवातीन को 50% जो है वहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। अब जो भी कॉर्पोरेटर के तहत जो वार्ड कमेटीज होते हैं उसमें भी अब ये शर्त रखी गई है कि उसमें भी ये देखा जाए कि 50% खवातीन शामिल हों। तो जीएचएमसी तरमीमी बिल 2020 को मंजूरी दे दी गई है। तेलंगाना असेंबली इजलास के दौरान ये मंजूरी दी गई और साथ ही 10% बजट भी मुख्तस किया गया है हैदराबाद को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए। अनीस, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। तेलंगाना असेंबली का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान रियासती वजीर केटीआर ने अपने खिताब के दौरान कहा कि तेलंगाना में खवातीन को 50% रिजर्वेशन देने वाली वाहिद पार्टी टीआरएस है। ग्रेटर हैदराबाद के जुमला 150 कॉरपोरेटर्स में से 50% से ज्यादा कॉरपोरेटर्स खवातीन हैं। ఈ నగరానికి గొప్ప చరిత్ర ఉంది. 429 సంవత్సరాల కిందట ఏర్పడ్డ ఒక నగరం ఒక మామూలు పట్టణంగా మొదలైన ప్రస్థానం 1869లో హైదరాబాద్ మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడింది అధ్యక్ష. 1869లో మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడ్డ తర్వాత 1933లో చాదర్ఘాట్ అనే ఇంకో మున్సిపాలిటీ ఏర్పడింది. 37లో జూబ్లీ హిల్స్ ఒక మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడింది. తర్వాత 1945లో సికింద్రాబాద్ ఒక మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడింది. అంటే ఇవన్నీ కూడా స్వాతంత్రం రాకపూర్వమే హైదరాబాద్ స్టేట్లోనే ఈ 4 పట్టణాలు కూడా మున్సిపాలిటీలుగా ఆనాడు హైదరాబాద్ మున్సిపాలిటీ, చాదర్ఘాట్ మున్సిపాలిటీ, జూబ్లీ హిల్స్ మున్సిపాలిటీ, సికింద్రాబాద్ మున్సిపాలిటీ పేరు మీద
1945 నాటికే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చే పూర్వమే 4 మున్సిపాలిటీగా ఉండేది అధ్యక్ష. తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ స్టేట్ ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా 1948 నుంచి 50